रातों रात वर्ल्ड के टॉप 500 बिलियनर्स ने लूज कर दिया $135 बिलियन। दिस इंक्लूड्स एलॉन मस्क, जेफ बेजोस एटसेट्रा। ये सब केवल और केवल एक चाइनीज कंपनी के कारण, जिसने आज से ठीक कुछ दिन पहले अपने एम्प्लॉय से कहा था कि भाई हमें शॉर्ट टर्म लोन दे दो भाई, अदरवाइज हम लोग निपट जाएंगे, और अगर आप चाहिए कि आपको बोनस मिलते रहे तो मेक श्योर कि आप लोग हमको शॉर्ट टर्म लोन दो, जो कि इनने कहीं ना कहीं अपने वर्कर से जुगाड़ा किया था। मैं बात कर रहा हूं चाइना की एवरग्रैंड कंपनी की। दोस्तों, आप लोगों ने कल रिक्वेस्ट करी हमारे शॉर्ट्स पे और आज वीडियो हाजिर है। एवरग्रैंड एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है, जो कि साथ ही में चाइना की बिगेस्ट रेसिडेंशियल डेवलपर है, जिसका ईयरली सेल्स करीब करीब $110 बिलियन का है। अगर बात करें इसके वर्कफोर्स की, तो इसके पास करीब करीब 2 लाख एम्प्लॉयज हैं मेन पेरोल पे, और करीब करीब 3.8 मिलियन जॉब्स हर वर्ष क्रिएट करती है। फिलहाल अगर बात करूं मैं इसकी लाइबिलिटी की, तो इसकी लाइबिलिटी करीब करीब चाइना की जीडीपी के 2% के आसपास होती है। इतना बड़ा स्केल ऑब्वियसली एक प्रोमिनेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी का ही हो सकता है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम अचानक से ऐसी क्यों अराइज हो गई। व्हाई डिड दिस प्रॉब्लम एक्चुअली अराइज? तो चाइना के रेगुलेटर्स ने रूल्स टाइट कर दिए विथ रिगार्ड्स टू मैक्स डेट जो कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर बोरो कर सकता है। वो इसलिए ताकि इस सेक्टर में थोड़ा स्टेबलाइजेशन लाया जा सके, फाइनेंशियल रिस्क कम किया जा सके और अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट किया जाए। पर इसके कारण जो कैश फ्लो और कैपिटल लेवल्स थे वो रियल एस्टेट कंपनीज को अफेक्ट करने लग गए। अब आप पूछोगे कैसे? एक्चुअली एवरग्रैंड ऑलरेडी अपने मैक्स प्रोजेक्ट्स डेट के या फिर कर्ज के कारण चलाती थी। अब इससे एक तरीके से समझा जाए तो एक कंपनी लोन लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती थी, उसके कारण उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती थी। अब सीन क्या हो गया? अचानक से जब उस लोन को रोक दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास रिकरिंग कैश फ्लो रुक गया, और इसके कारण ये चीज रिस्क हो गई। अब आप बोलोगे ओ तेरी, इसके तो डेट एसेट से भी ज्यादा होने लग गए, और एग्जैक्टली यही चीज होने लग गई और कैश फ्लो बंद हो गया। बाय द वे, इसी प्रकार की काफी सारी कंपनीज इंडिया में भी ऑपरेट कर रही हैं जिनका डेट बहुत ज्यादा अपने एसेट्स में। अगर गेस कर सको तो कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि बाकी लोग थोड़े से अलर्ट हो जाए। तो सेम सीन एवरग्रैंड के साथ भी हुआ। तो जो डेट का फ्लो जैसे ही वहां पर रुक गया, तो कंपनी अब अपने पुराने कर्जदारों को पे नहीं कर सकती, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ पैनिक। अब समझते हैं कि एवरग्रैंड की प्रॉब्लम्स रीसेंट है या काफी ज्यादा टाइम से चल रही है। एवरग्रैंड के रेवेन्यूज काफी टाइम से अफेक्टेड थे, और उसके सेल्स लास्ट 2 मंथ से बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लग गए, बिकॉज इनके एग्जिस्टिंग लोन्स पे इंटरेस्ट रेट काफी हाई थे, तो इन्होंने डेट पे इंटरेस्ट भी देना बंद कर दिया था। इसके अलावा जो इनके विदेशी इन्वेस्टर्स थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आई कि भैया अभी मैं बॉन्ड पे भी पैसा नहीं दे रहे। इन लोगों ने ऊपर से भयंकर तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर लिया था। फुटबॉल की टीम ले ली थी, वेल्थ मैनेजमेंट कर लिया था, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कर लिया था। इन शॉर्ट बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बाय द वे, ऐसी ओवर डाइवर्सिफिकेशन वाली मिस्टेक्स भी बहुत सारी इंडियन कंपनीज करती हैं, तो उससे सतर्क रहिए। फिर ये अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पे नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में ये अपने एम्प्लॉयज को पे आउट नहीं कर पा रहे। इसके कारण एक रिपल सर्कल बन रहा है, और इसका डेट बढ़ बढ़ के $300 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। चाइना की एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी, जो एज एन इकोनॉमी, वो थी ग्रोथ एट एनी कॉस्ट स्ट्रैटेजी। मतलब कुछ भी कर लो, हमको ग्रो करना है, और इसी चक्कर में इनकी पूरी इकोनॉमी ने इतना ज्यादा लोन लेके रखा है फास्ट ग्रो करने के लिए, जो उस टाइम पे तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अब उनको फेस करना पड़ा है बेल। एवरग्रैंड के जो अपार्टमेंट्स है वो भी अभी बिक नहीं रहे, और करीब करीब $1 ट्रिलियन से ज्यादा इनके अनसोल्ड प्रोजेक्ट्स है। एवरग्रैंड जो चाइना के ऑलमोस्ट 128 बैंक से लोन ले चुकी है, उन बैंक्स को टेंशन है, एम्प्लॉयज को सैलरी की टेंशन है, प्रॉपर्टी मार्केट को टेंशन है कि ये कोलैप्स हो रही है तो रियल एस्टेट के प्राइस 2008 के जैसे हो जाएंगे। तो अगर ये डिफॉल्ट हुआ तो एक क्रॉस डिफॉल्ट करेगी, प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिर जाएंगे। अब चाइना के सामने मेन चैलेंज ये है कि उनका 45% तक का रेवेन्यू गवर्नमेंट का आता है फ्रॉम लैंड ट्रांसफर एंड सेल्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे तो जल्दी नहीं संभालता है, तो इनको गोल्ड रिजर्व्स अपने गिरवी रखने पड़ेंगे, लाइक इंडिया हैड टू डू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो होगा इनके लिए, और इनको डीवैल्यू करना पड़ेगा अपनी करेंसी के लिए। हमारे सामने भी एक बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, और वो है कि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो लाइक्स में कंजूसी ना करो, ताकि हमारी इकोनॉमी के साथ साथ हमारा चैनल भी ग्रो करता रहे। पर अब यह सवाल उठता है कि क्या 2008 वाला क्राइसिस आएगा? एंड तक देखिए, सब बताऊंगा। आंसर है नहीं। वो इसलिए
इसलिए क्योंकि 2008 में जो लेमन का क्राइसिस आया था, जो कि पूरी तरीके से लिंक था ग्लोबल इकोनॉमी से, चाहे AIG हो तो इंश्योरेंस हो गया, जनरल मोटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, A to Z सारे। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है मैंने लेमन क्राइसिस पे, वो जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। पर यहाँ एवरग्रांड के केस में अगर बात करें तो मेनली चाइनीज बैंक्स इसके साथ जुड़े, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इफेक्ट तो रिपल इफेक्ट होगा ही, कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। पर इन्हीं चाइना ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, बिकॉज ये हर जगह खुद तो घुस जाते हैं लेकिन इंटरनेशनल पार्टीज को अपनी कंट्री में घुसने नहीं देते। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये कर्मा वाली बात हो गई है थोड़ी बहुत, जैसे अपन ने स्टीव जॉब्स वाली बात वीडियो में करी थी। तो यहां पर मेरे हिसाब से एग्जैक्ट 2008 वाला नहीं होगा। दूसरी चीज 2008 में मार्केट पैनिक में भी इसलिए आया था बिकॉज लेमन जो कि पूरी तरीके से गिर गया था, उसको इंस्टीट्यूशन ने उसके बॉन्ड्स को AAA रेटिंग दी थी। यहां तो ऑलरेडी चाइना ने इनको C के नीचे की रेटिंग दी हुई है, तो लोगों को ने पहले से एज्यूम किया हुआ है कि इनके बॉन्ड्स और इनका डेट ऑलरेडी सड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं गिर सकता है। तो यहां पे लोग थोड़े से प्रिपेयर्ड है, इंस्टीट्यूशन आर प्रिपेयर्ड, वहां पर उतने नहीं थे। पर हाँ, सेक्टरल वाइज थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ सकता है, स्पेसिफिकली कमोडिटीज, बिकॉज वहां पर कमोडिटीज की बहुत चलती है। इन चाइना कमोडिटीज में स्पेसिफिकली बात करें तो मेटल्स पे बहुत ज्यादा ये करती है और उसके कारण स्टॉक्स को नचाती है। कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट इसको बेल आउट अगर करवा देती है तो ये वाला चैप्टर विद इन फ्यू वीक्स सेटल डाउन हो सकता है। फाइनली आपको और हमें करना क्या चाहिए? वेल, अगर आप इन्वेस्टर हो तो पैनिक पर क्वालिटी स्टॉक्स बाय करो। डे ट्रेडर हो तो वोलेटिलिटी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहो, सावधान रहो। ऑलरेडी फ्रीक ट्रेड से लोग परेशान हैं। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो हेजिंग के साथ आप शॉर्ट बायस ले सकते हो। याद रहे वर्ड हेज, कॉज नेकेड ट्रेड करने वाला यूजुअली नेकेड ही मर जाता है। बाकी बैंकिंग और मेटल सेक्टर्स में थोड़े समय के लिए अपना एक्सपोजर कम रखेंगे तो आपको ये हेल्प आउट करेगा। दोस्तों, ये वीडियो मैंने एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए बनाई है बिकॉज आप लोगों ने कल के शॉर्ट्स में रिक्वेस्ट करी थी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के क्विकली जब भी इवेंट हो मैं उसका आपको 360 डिग्री एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू सेक्टर दे दूं, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।